देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा के आह्वान पर समूचे प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण जन जागरण अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों में प्रारंभ की जा रही है। इसी कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डबरा पहुंचे, जहां लॉयंस क्लब हॉल में जन जागरण अभियान का शुभारंभ कर सभी मंडलों में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के लिए जन जागरण अभियान के साथ साथ हेल्प डेस्क का भी शुभारंभ किया गया। ग्वालियर जिले में सभी मंडलों में टीकाकरण अभियान के सहायता केंद्र प्रारंभ कर इस अभियान के माध्यम से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने हेतु प्रेरित करने की जिम्मेदारी जिले के आयोजित बैठक में सौंपी जा रही है। भाजपा कार्यालय में आयोजित कोविड वैक्सीन मंडल प्रभारी एवं मंडल अध्यक्षों को बैठक में जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा ने कहा कि ग्वालियर ग्रामीण को कोरोना मुक्त करने के लिए समाज में सभी वर्गों को आगे आना चाहिए। इसके लिए भाजपा जन जागरण अभियान चला रही है। एक छोटे से जीवाणु ने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। लोग कहते हैं कि मन जब कमजोर होता है तो परिस्थितियां परेशानी बन जाती हैं। मन जब स्थिर होता है तो चुनौतियां अवसर बन जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने चुनौती को अवसर में बदला। वो लोग जो कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, अस्पताल बनाओ, जिनकी 20-20 किलोमीटर की मिसाइलों से लेकर 200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की बातें करते थे, एक छोटे से जीवाणु ने सारे ऐसे देशों को हलकान कर दिया और मंदिर बनाने वाला देश आज 70 देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। एक अवसर देश आज वैक्सीन के लिए लाइन में लगे। हमारे वैज्ञानिकों ने वो कमाल करके दिखाया। सबसे ज्यादा विश्व में भरोसा अगर किसी वैक्सीन टीके पे किया जा रहा है तो भारत की वैक्सीन पे किया जा रहा है। एक बात ये कहना भी मैं प्रासंगिक समझता हूँ, अभी तक ठीक नहीं हुआ और इसका असर 5 साल रहता है, फिर अगले 5 साल 22 में लगेगी तो फिर 5 साल रहेगा। अभिप्राय मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि ये वैक्सीन के बारे में जो भ्रम फैलाया गया था वो भ्रम उस दिन दूर हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने टीका लगाया। एक लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा। ये इस बात का द्योतक है कि लोगों को वैक्सीन से द्वारा नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास है। उस व्यक्ति ने कहा कि थाली बजाओ तो लोगों ने बर्तन तोड़ लिए। उसने कहा दिया जलाओ तो लोगों ने दिवाली मना ली। एक ऐसा विश्वसनीय नेतृत्व जो भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जा रहा है, उस वैक्सीन की आज शुरुआत है। जितने भी लोग वैक्सीन के लिए आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। खनिया थाना जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चमरोआ के करीब 1.5 दर्जन ग्रामवासी सेल्समैन की शिकायत लेकर आज खनिया थाना तहसील में नवनियुक्त एसडीएम काजल टावला के पास पहुंचे। ग्रामवासियों का कहना है कि चमरोआ में स्थित शासकीय खाद्यान्न वितरण केंद्र पर नियुक्त सेल्समैन द्वारा अपनी मनमानी चलाई जा रही है। हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है और जिनको दिया जा रहा है उन्हें कम मात्रा में दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने 181 पर भी की है और अन्य आला अधिकारियों को भी लिखित में ग्रामवासियों द्वारा शिकायत दी गई थी, परंतु अपने ऊंचे रसूख की वजह से सेल्समैन शिकायतों से बचता आ रहा है और ग्रामवासियों को उल्टा धमकियां देता है। इन्हीं सब परेशानियों को लेकर आज चमरोआ के ग्रामीण जन एसडीएम महोदय के सामने प्रस्तुत हुए और अपनी शिकायत लिखित में एसडीएम महोदय को सौंपी। एसडीएम महोदया ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चमरोआ ग्राम पहुंचकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर जाकर जांच की और संबंधित दस्तावेज और ग्रामवासियों द्वारा दी गई शिकायत लेकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन ग्रामवासियों को दिया। एसडीएम महोदया के जाते ही सेल्समैन द्वारा ग्रामवासियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसका वीडियो ग्रामवासियों द्वारा बनाया गया। इस वीडियो में सेल्समैन की दबंगाई साफ साफ देखने को मिल रही है।
गाय जिंदगी से अगर मोट तोड़ते हो ना मैं गाय दे है तो बिल्कुल अबे कौन ने दो अबे माल दो कहां है मेरी बात सुन लो मेरी बात गाली मत देना मेरी बात सुन लो गाली मेरी बात सुन लो अरे यार अब देखना यह है कि एसडीएम महोदया द्वारा दबंग सेल्समैन पर क्या कार्रवाई की जाती है। भाई क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो? क्या मामला है, क्या शिकायत लेके आई हो? शिकायत लेके आए साहब, हमारा आधा गल्ला दिया है, आधा खा लेते हैं। कौन खा लेता है? वही कंट्रोल वाला। अच्छा, आपको पर्ची कितने किलो की मिली है? पर्ची हमारी जा है 33 किलो की है साहब, 20 किलो गल्ला वही जबरदस्ती से कल लेके आए। मारने की धमकी दे रहा हूँ। मारने की धमकी देता है? वो जा कहता है तुम शिकायत करे जाओ, चाहे भोपाल चले जाओ, चाहे कलकत्ता, गल्ला आ ही नहीं, हम तुम्हें कहाँ से दे देंगे। अच्छा हाँ, और बस हमें तो पूरा गल्ला चाहिए, तो हमें दे ही नहीं रहा। वो आ तो गरीब आदमी हो ना, नाम मुँह न जागा ना जमीन पूछ लेते गाँव के आदमी ठाणे। मैं उसी से पला तो वही 4 महीना से नहीं मिले हूँ। अभी आपने शिकायत कर दी है क्या? अभी मैं कुछ नहीं किया, चलूँगा आज मैं चलूँगी है शिकायत। सच स्टोरी के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में आज सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना है कि हमें कई माह से वेतन नहीं मिला, जिससे हमें दैनिक जीवन यापन करने में कई समस्या आ रही है। वेतन नहीं मिलने की समस्या को लेकर कई बार हम शिकायत कर चुके हैं, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि जिस दिन से ठेका आया हुआ है उस दिन से काम करने में काफी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि पैसा समय अनुसार नहीं मिलता है। सफाई कर्मियों में कुछ लोग 2 महीने से अधिक, तो कुछ सफाई कर्मी 4-4 महीने हो गए जिनको अभी तक वेतन नहीं मिला है। जब जब सफाई कर्मी अपनी वेतन मांगे जताते हैं तो अधिकारी बड़े गुस्से से अपना पल्ला झाड़ देते हैं और कहते हैं कि काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इसी से तंग आकर ही हमने काम बंद करने का फैसला लिया है और अपनी कचरा गाड़ी को और झाड़ू को रखकर वेतन दो का नारा लगाकर हड़ताल शुरू कर दी है। जब इस समस्या को लेकर सभी सफाई कर्मी सिविल सर्जन के पास गए तो सिविल सर्जन ने उन्हें कहा कि हमें पेमेंट करवा दिया है, आप जाने, आपका ठेकेदार जाने। ठेकेदार का नाम जीवन मित्रा बताया जा रहा है, जिसको आज तक सफाई कर्मियों ने देखा तक नहीं है। क्या समस्या लेकर हड़ताल पर बैठे हो? सब सैलरी के चक्कर में कर रहे हैं। सैलरी कितने समय से आपकी सैलरी नहीं? अगस्त से 3 बार आई हमारी, बस 4-4 महीने में डालता है, 1 महीने की डाल देता है, उसके बाद फिर लटके रहो। अभी कितने माह की आपकी सैलरी नहीं आई है? 4 महीने की हो गई, चौथा चल रहा है। आपके साथ कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी आपके साथ साथ उन लोगों की भी सैलरी नहीं आई है? हम सर उसमें 6 जने हैं। 6 लोग। तो हाँ। अभी आपने इस समस्या का आपने बोला, शिकायत की? सब कर लिया सर, क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं मिला, डाल देंगे। डाल देंगे। हाँ। कौन, ठेकेदार? ठेकेदार क्या बोलते हैं ठेकेदार साहब? डाल देंगे, 1 महीने की डालता है बस, वो तो उसी में तसल्ली दे देता है। अच्छा, और जिसे आपने सिविल सर्जन से समस्या के बारे में बात की? सबसे की, हमारे अधिकारी भी हैं उनसे भी की, साहब तक भी बोला, तो बोलते आपके ठेकेदार से बोलो। अगर आपको वेतन जैसे अभी नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे, काम बंद कर देंगे। लेकर आप हड़ताल पर बैठे? जिस दिन से सर ये ठेका आया उस दिन से काफ़ी परेशानी में, पैसा टाइम टू टाइम मिल नहीं रहा। 2 महीने 20 दिन हो चुके, आज तनख्वाह आज तक आई नहीं है। बच्चों को क्या खिलाए, परेशानी का सामना कर रहे हैं। जब जब उनसे पैसे मांगते हैं तो वो ठाठी से काम करवाते हैं हम लोगों से, और जो कहते हैं करना हो तो करो, नहीं चाहिए अपने अपने घर पे। आप समझ लो सर कि अब इतनी परेशानी में आके क्या कर सकते हैं हम लोग। केवल एक काम बंद करने की हमने अपने दिमाग में रखी कि हमारा पैसा दो, जब तक काम नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। जब तक कितने माह से आपका वेतन नहीं मिला? 2 महीने 20 दिन हो गए सर, कुछ लोगों को 4-4 महीने से भी ऊपर हो गए हैं। आपके साथ कितने लोग ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिला? जितने भी सर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं उनको सबको इसी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। लगभग कितने लोग हैं आपके? 70-80 अभी 70 के करीब होंगे सर। अभी जैसे आपने इस समस्या को अपने सिविल सर्जन ने? हाँ सर, कई बार दोहरा दी ये बात हमने अपने साहब को, CS सर को के साहब जी, तो वो कहते हैं कि हम इनको पेमेंट कर चुके हैं, अब जे आप जाने और ठेकेदार जाने। ठेकेदार कौन है? जीवन मित्रा के नाम से जाना जाता है सर। ठेकेदार आज तक हमने देखा भी नहीं है। एक रवि सर आते हैं ग्वालियर से,
जो है वो बोलते हैं अपने आप को, हमें मालूम तो नहीं है कि मैं इसका जो है मैनेजर हूँ, तो वो अपनी ठाठी से रोल जमा के काम करवाते हैं। तो अभी अगर जैसे आपको अभी आश्वासन क्या दिया है? बिल्कुल झूठा आश्वासन कई बार दे चुके हैं सर ये, और आज भी झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि हम 1 महीने के पैसे देंगे और काम करिए। तो सर हम जितने कर्जे में बैठे हैं कि 1 महीने के बल्कि 2 महीने की भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अच्छा, अगर आपको अभी अगर तुरंत आपको अगर अपना वेतन नहीं मिलता है, हाँ तो आप सर, क्या करेंगे? हम काम नहीं करेंगे सर, जब तक हमारा पेमेंट नहीं देंगे पूरा हम काम नहीं करेंगे। समस्या वेतन को लेके है। हमें सितंबर से कोई पेमेंट नहीं हुआ यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ से, उनको अभी ऊपर से बजट नहीं आया है भोपाल से, फिर भी अपन ने सितंबर से लेके दिसंबर तक का पेमेंट लेबर का करा दिया है और उनको जनवरी का भुगतान भी सोमवार को करा दिया जाएगा। लेकिन उनकी मांग है कि सर हमारा आज तक का पूरा हिसाब किया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी ने अपने 5 महीने से अपनी तरफ से पेमेंट करा दिया है और जैसे जैसे पेमेंट आता जा रहा है अपन उनको कराते जा रहे हैं। लगभग इस समस्या को आपने ऊपर रखा है कि उनकी पूरी जो वेतन है वो उनको पूरी प्राप्त की जाए। 2 महीने का उनका भुगतान बकाया है, जिसमें से 1 महीने का उनका सोमवार को आ जाएगा। वो बकाया 1 महीने का जो बचेगा उसके लिए भुगतान वो की बात हुई है मेरी CS साहब से, तो जैसे ही वो करा देंगे तो अपन उनको भी वो भी करा देंगे। सच स्टोरी के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। एक दिन पहले जिस प्रशासन ने पूरे शहर और जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए धारा 144 लगा दी थी, इसी के अंतर्गत बिना मास्क शहर में घूम रहे लोगों पर 100 रुपए का चालान किया जाएगा। वहीं दूरी और दुकान पर बिना मास्क व्यापार कर रहे दुकानदारों और उनके ग्राहकों पर 500 की चालानी कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए। उसके बाद आज से खुद कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, SDM गोपाल सिंह वर्मा, नायब तहसीलदार, पुलिस और अन्य अधिकारियों ने नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर शहर में विभिन्न स्थानों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की। जी सर, कल आपने आदेश दिए और आज चालानी कार्रवाई शुरुआत हो गई। मास्क नहीं, चालानी कार्रवाई पहले भी चल रही थी, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाई है और कोरोना के केसेस पूरे देश में ही जिस तरह से बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इसकी 3rd वेव आने की संभावना हो सकती है, उसको देख के सख्ती बढ़ाई और लोगों से और विभिन्न संगठनों से आग्रह भी कर रहे हैं और इसके भी अभी बैठकें करेंगे कि विभिन्न संगठन स्वयं आए। हम चाहते हैं कि हमें चालानी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े और जनता स्वयं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करती है करे तो वो अच्छा रहेगा। विदिशा से सच स्टोरी के लिए गुड्डू किरार की रिपोर्ट। जिला अभिभावक संघ ने निर्वाचन की प्रक्रिया की गई, जिसमें निर्वाचन अधिकारियों ने एडवोकेट अजय कनेरका और उनके साथियों ने अध्यक्ष सचिव और सह सचिव पदों पर वोटिंग कराई। अजय कनेरकर ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया के बाद वोटिंग की गई, जिसमें अतुल वर्मा को 105 वोट से विजय हासिल हुई है। सचिव पद पर भी वोटिंग की गई। शेष अन्य पदों पर सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जीतने पर सभी वकीलों ने अतुल वर्मा का फूल माला डालकर स्वागत किया। क्या कहना चाहते हैं? मैं विदिशा जिला अभिभाषक संघ के समस्त वरिष्ठ सदस्यों का, कनिष्ठ सदस्यों का एवं मेरे साथी अभिभाषकों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना है। मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के रूप में संघ की जो मर्यादा है, संघ का जो सम्मान है, उसको मैं कायम रखूंगा और उनकी समस्याओं के लिए काम करूंगा। और जहां भी मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि उनको कोई दिक्कत है, पूरी हमारी कार्यकारिणी और पूरे समस्त लोग उनके लिए कार्य करेंगे। जी, मैं जिला अभिभाषक संघ विदिशा का निर्वाचन अधिकारी हूँ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मेरे सहायक धर्मेंद्र कुमार सेंगर है, धर्मेंद्र सिंह सेंगर। और आज जो जिला अभिभाषक, मेरा नाम अजय कनेरकर एडवोकेट है और आज जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव 3 पदों के लिए चुनाव हुए, जिसमें अतुल वर्मा 231 मत प्राप्त हुए, लल्लू लाल जैन को 126 मत प्राप्त हुए, सुनील शर्मा को 113 मत प्राप्त हुए। अतुल वर्मा को मैंने अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया। इसी प्रकार सचिव पद के लिए नितेंद्र सिंह मीणा को 246 मत प्राप्त हुए और प्रेम सिंह दांगी को 232 मत प्राप्त हुए। नितेंद्र सिंह मीणा को विजयी घोषित किया सचिव पद के लिए।
सह सचिव पद के लिए भूपेंद्र सिंह राजपूत को 236, धर्मेंद्र कुमार सिंघल एडवोकेट को 240 वोट मिले। सह सचिव पद पर 240 मतों से मत प्राप्त होने से धर्मेंद्र कुमार सिंघल को सह सचिव पद पर निर्वाचित घोषित किया। उपाध्यक्ष पद पे कुमारी रीटा तिवारी निर्विरोध निर्वाचित हुई व कोषाध्यक्ष पद पर दिनेश सोनी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वाचनालय सचिव पर देवेंद्र सिंह राजपूत निर्विरोध निर्वाचित हुए। वरिष्ठ कार्यकारिणी में जसवंत सिंह ठाकुर, कुंजीलाल किरार, हरपाल सिंह, केजी माहेश्वरी, रफ़ीक अहमद कुरैशी, हरिओम शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए शिवनारायण शर्मा, पवन चौधरी, हेमंत सिंह यादव और धीरेन्द्र सिंह किरार निर्विरोध निर्वाचित हुए। डाले गए थे और कितने वोट? आज कुल मतदाता 585 थे, जिसमें से 484 ने मतदान में भाग लिया और कुछ वोट रिजेक्ट भी हुए। हाँ, कुछ वोट किसी पद पे अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज़्यादा रिजेक्ट पद हुए हैं कि किसी ने सभी को वोट दिए, किसी ने अध्यक्ष पद हेतु लिखा है उसके ऊपर सील लगा दी, प्रत्याशियों के ऊपर सील नहीं लगाई, इसलिए रिजेक्ट किए। कोई एक भी मत रिजेक्ट नहीं हुआ। टोटल मतपत्रों में से एक भी रिजेक्ट ऐसा नहीं हुआ कि जिसने किसी को ही वोट नहीं दिया होगा, पर मात्र सचिव पद के लिए एक सिंगल वोटिंग में प्राप्त हुआ है और अध्यक्ष पद के लिए 2-3 मत सिंगल। सच स्टोरी के लिए विदिशा से गुड्डू किरार की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में लोकतंत्र सम्मान दिवस के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो बापू पार्क से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण के साथ शुरू होकर अंबेडकर भवन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर समाप्त की गई। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री और राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और तिरंगा यात्रा गुना के प्रभारी एडवोकेट महेंद्र वर्मा उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री का कहना था कि मेरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मैं भाजपा नेताओं से कहता हूं कि अगर हम लोग भ्रष्ट हैं तो उसकी जाँच करवा सकते हैं। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर भी विधायक ने मोदी सरकार को घेरा। इस तिरंगा यात्रा में कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज परिवार या महान परिवार नहीं होता, हम सब एक सामान्य हैं। भाजपा की सरकार पहले भी 15 साल रही मध्य प्रदेश में और उस समय भी वो चाहते तो अगर मैंने हमारे परिवार ने कोई भी गलत काम किए हैं तो वो स्वतंत्र है, वो जांच कराए। सर माना करते सच स्टोरी के लिए गुना से राहुल चौरसिया की रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में 125 दिन बताकर लौटे राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के महामंत्री मदन मोहन सिंह रघुवंशी वर्धा वालों का सिवनी मंडली प्रांगण में हुआ भव्य स्वागत। इस अवसर पर सभी किसान भाइयों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया और उन्हें कहा कि आप हम संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। किसानों के खिलाफ तीनों कानून, काले कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक आंदोलन चलता रहेगा। सभी किसान भाइयों ने कहा कि यह किसान विरोध सरकार है। सच स्टोरी के लिए सिवनी से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर पौधारोपण कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विभाग में बैठे जिम्मेदार लापरवाही के चलते जंगल मैदान में तब्दील होते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला खातेगांव वन परिक्षेत्र के हरण गांव सब रेंज में जंगल में देखने को मिला, जहां पेड़ों की अवैध कटाई जोरों पर है। लकड़ी माफिया बड़े बड़े सागौन के पेड़ धलकरे से काट रहा है। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र खातेगांव के अंतर्गत सब रेंज हरणा गांव में एक समय ऐसा था जब यहाँ चारों ओर घना व हरा जंगल दिखाई देता था, लेकिन वन विभाग की उदासीनता के चलते आज अतिक्रमणकारियों द्वारा हरे भरे पेड़ों का सफाया कर जंगल को मैदान में तब्दील कर दिया गया है, जिससे जंगल अपना स्वरूप खोते जा रहे हैं। वहीं रेंज में पदस्थ डिप्टी वर्षों से एक ही जगह
अंगद की तरह अपने पांव जमाए हुए हैं। क्या वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की खबर नहीं है? ये सभी जानते हैं कि वन विभाग के अधिकारियों के लंबे समय तक एक ही जगह पर रहने से वन विभाग व लकड़ी तस्करों से जान पहचान हो जाती है। इसलिए विभाग को चाहिए कि जो वर्षों से एक जगह जमे हुए हैं उन्हें इधर उधर किया जाए ताकि जंगलों को बचाया जा सके। लेकिन फिर भी इस बात पर कोई अमल नहीं किया गया। जहां पर पहले जंगल हुआ करते थे वहां अब अतिक्रमण के कारण कहीं तार फेंसिंग तो कहीं कांटों की बागड़ दिखाई देती है। अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह बेखौफ होकर जंगलों पर खेती कर रहे हैं। कहीं विभाग आंख मूंद कर बैठा है। रेंज हरण गाँव में सागौन के बेशकीमती वृक्ष काटे गए हैं। जंगल की यह दुर्दशा देखकर ऐसा लगता है मानो आने वाली पीढ़ी जंगल देखने को तरस जाएगी। जी, मेरे संज्ञान में भी वो मामला आया है और इसमें जांच के लिए लिख दिया गया है और जो भी जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान, लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया है, क्या कभी आपके नज़र में ये मामला नहीं आया? जी, मैंने अभी यहाँ पर वन परिक्षेत्र का कार्यभार ग्रहण किया है तो मैं इस मामले को देख पाता हूँ। जी, आपका नाम और पद सर? मैं राजेश मंडाविया, सहायक वन संरक्षक हूँ, अभी प्रशिक्षु और यहाँ पर अभी प्रभार में। सच स्टोरी के लिए खातेगांव से सत्तार खान की रिपोर्ट। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और सीमेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में सीमेंट ट्रांसपोर्ट के भाड़े संबंधित ट्रांसपोर्ट हड़ताल के मुद्दे पर दोनों संघों के प्रतिनिधियों की बारी बारी से चर्चा की। चर्चा के दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने डीजल के दामों की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए परिवहन भाड़े में अंतर 12% की बढ़ोतरी किए जाने की मांग रखी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन की मध्यस्थता के मद्देनजर यदि सीमेंट कंपनी परिवहन भाड़े में 12% वृद्धि को मान्य कर लेती है तो उनके द्वारा परिवहन का कार्य पूर्ण रूप से किया जाएगा। मंत्री अकबर ने कहा है कि शासन की यह मंशा है कि सीमेंट का परिवहन बिना किसी व्यवधान के होता रहे ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट और सीमेंट कंपनियों के पदाधिकारियों की यह संयुक्त बैठक आहूत की गई है। सच स्टोरी के लिए रायपुर से अमर सदाना की रिपोर्ट।